मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के एपिसोड 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता एवं परम संतोष है कि आप सब लोग नियम से क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के सारे एपिसोड ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और उनसे कुछ सीख भी रहे हैं। काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन करके कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग कमेंट्स लिखते हैं। उससे मेरा अत्यधिक उत्साहवर्धन होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ को मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी हमारा एपिसोड ध्यान से देखें तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ पूरा एपिसोड देखें। हमारे कई मित्र ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब कर लेते हैं और थोड़ा सा देखा और बंद कर दिया। मैं आपको यह बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे ये जो लेसन्स हैं, मेरा ये जो चैनल है, इसका एक एक एपिसोड मैंने बहुत ही मानसिक परिश्रम पूर्वक, अध्ययन पूर्वक तैयार किया है। और मैं पूरे दावे के साथ ये भी कहता हूँ कि चाहे आप विद्यार्थी हों अथवा किसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हों, आप सभी के लिए परम उपयोगी है। और मेरा ये ख़ास जोर रहता है कि आपकी इंग्लिश के साथ साथ आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि भारत में ही नहीं समस्त विश्व में अब हिंदी का भी परचम लहरा रहा है। और अंग्रेज़ी तो हमारी विवशता है, तो अंग्रेज़ी को हम एक विवशता के रूप में न सीखकर एक कला के रूप में इसको सीखें, ताकि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जाकर आपके संवाद की क्षमता असीमित हो जाए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी न भूलें और बिल्कुल एकदम मुक्त होकर के निसंकोच कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि हम अपने एपिसोड्स में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हमारे एपिसोड की गुणवत्ता और बढ़ सकती है, तो अपने सुझाव हमें निसंकोच प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। आज के क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के एपिसोड 7 में आज हम संक्षेप में पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में हम शब्द भेद कह सकते हैं, भाषा के भेद कह सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में कुल 9 होते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पहलू डिस्कस करूंगा आज के इस एपिसोड में। और हमारा जो तरीका है व्याख्या करने का, किन्हीं भी व्याकरण की चीज़ों को परिभाषित करने का, वो भी अद्वितीय है और सर्वसाधारण की समझ में आ जाने वाला है। पहले आता है नाउन। तो नाउन को पहले हम ये देखें, नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। जैसे आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि भाई अमुक वस्तु को या फला चीज को हम क्या संज्ञा दें, तो संज्ञा नाम से ही जाहिर हो रहा है कि संज्ञा का मतलब है नाम। अब वो नाम चाहे किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, अथवा मानवीय भावनाओं या संवेदनाओं या भावों का हो। तो जितनी भी वस्तुएं या व्यक्ति या स्थान होते हैं उनके नाम, वो भी संज्ञा हैं। और जो हमारे मनुष्यों में जो भावनाएं हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, सेंसेस, संवेदनाएं, सेंसिटिविटीज, फीलिंग्स, ये भी नाउन है, क्योंकि ये भावनाओं को हमने नाम जो दिए हैं इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इंटेंजिबल होती हैं, इनको आप अपनी स्थूल इंद्रियों के माध्यम से नहीं ग्रहण कर सकते, इनको केवल आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा अनुभवगम्य है। यू कैन ओनली फील द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सुख, दुख, हर्ष, विषाद, ये सब संज्ञाएं होती हैं। तो ये रही संज्ञा की एक बहुत ही सरलतम, आसानी से समझ में आ जाने वाली परिभाषा। अब आते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, अर्थात सभी के नाम। तो सर्वनाम परिभाषा के अनुसार तो इसकी परिभाषा ये है कि जो शब्द नाउन की जगह पर या नाउन के लिए प्रयोग किया जाए वो प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन में प्रो उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। प्रो का मतलब होता है के लिए, जैसे प्रो इंडिया,
प्रो अमेरिका, तो प्रो जो उपसर्ग जुड़ता है तो प्रो का मतलब होता है के लिए। तो जो शब्द नाउन के लिए अथवा नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो वो प्रोनाउन हो गए। हिंदी में सर्वनाम अर्थात नाम की कोई भी श्रेणी नहीं बचती है प्रोनाउन से। तो इंग्लिश में प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, इट, ही, शी और हु, ये सब प्रोनाउंस हैं। इसके चलते एक और तथ्य महत्वपूर्ण ये भी है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट जब प्रयोग होता है, कर्ता जब प्रयोग होता है, तो कर्ता केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है और कोई सा भी पार्ट ऑफ स्पीच कर्ता या सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में सदा के लिए आत्मसात कर लें। तीसरे नंबर पे आता है वर्ब। अब देखिए वर्ब को मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं। वर्ब वी है ना, तो आप एपिसोड 1 में देखेंगे कि वी का प्रोनाउंसिएशन वा बहुत ज्यादा जोर पड़ता है ओठों से और अधरों से और दांतों के बीच से आपको जो है एयर रिलीज करनी होती है। वर्ब क्रिया, तो क्रिया बेसिकली क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्रिया कोई ऐसी क्रिया जिसको कि ब्रह्मांड का कोई प्राणी करे, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट होगा क्रिया का करने वाला। और बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्वतः होती हैं, अर्थात ईश्वर उन्हें करता है। तो हम लोगों ने बचपन में जैसी क्रिया की परिभाषा पढ़ी कि ऐसा शब्द जिससे कार्य का करना या होना प्रकट हो, अर्थात कई क्रियाएं ऐसी हैं जो किसी के द्वारा की जा सकती हैं और कई क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वतः होती हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो एपिसोड 6 में वर्ब टू बी का जो जिक्र किया था, तो वर्ब टू बी यानी होना, यानी जो चीजें स्वतः होती हैं उनके लिए हम बी क्रिया प्रयोग करते हैं। और बी क्रिया की हमने व्याख्या अपने पिछले एपिसोड 6 में करी थी, आप उस एपिसोड को बार बार देखें। बी क्रिया के मुख्य क्रिया के रूप क्या है? बी, वाज, बीन, बीइंग। तो फिर ये इज एम आर क्या है? इज एम आर जो है वो शुद्ध यानी मूल क्रिया बी का इंडिकेटिव फॉर्म है, इज, एम और आर। तो आपसे कोई पूछे ये इज एम आर क्या है, तो इज एम आर, these three verbs are the indicative verbs of the main verb to be। किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू लगा देते हैं तो उसको हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। किसी भी मूल क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू लगाते हैं तो हिंदी में क्या निकलता है? ना, नी, ने, खाना, टू ईट, जाना, टू गो, पढ़ना, टू रीड, लिखना, टू राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि हिंदी की जो मूल क्रिया है, जैसे लिख, पढ़, जा, ये हिंदी की मूल क्रियाएं यानी रूट वर्ब्स हैं। इनमें प्रत्यय यानी सफिक्स जुड़ जाता है, ना, नानी ने, लिखना, लिखनी, लिखने। तो ये इंग्लिश में मूल क्रिया के पहले टू लग जाने से ये स्थिति आती है और इसको हम इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं। तो क्रिया को आप समझें, क्रिया जो होती है वो किसी भी वाक्य का अनिवार्य अंग है। बिना मुख्य क्रिया के किसी भी वाक्य का आप संपूर्ण अर्थ नहीं निकाल सकते या समझ सकते। तो क्रिया का होना एक वाक्य में परम आवश्यक है। तो कर्ता होता है एक वाक्य में सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब। वर्ब दो श्रेणियों में विभक्त है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब तो होता ही है, क्योंकि एक वाक्य में यह अर्थ पूरा निकलना चाहिए कि कर्ता के द्वारा मुख्य रूप से कौन सी क्रिया या कार्य किया जा रहा है। और जो हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो होते हैं, उनका कार्य है टेंसेस को आइडेंटिफाई करना, अर्थात समय और समय के उपविभाजन को ठीक तरह से समझना, इंगित करना, ताकि यह समझा जा सके कि कर्ता के द्वारा क्रिया किस समय विशेष पर की जाती है या की जा रही है या की जा चुकी है या की जा चुकी थी। अच्छा, अब आते हैं एडजेक्टिव पे। तो अब आप देखें एडजेक्टिव, ये डी थोड़ा सा साइलेंट है, मतलब डी को हम पूरा प्रोनाउंस नहीं करते। एडजेक्टिव विशेषण, नाम से ही जाहिर है भाई, जब कोई शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए और एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। इसको ध्यान में रखें, बहुत सिंपल है कि आई सी अ टॉल मैन वॉकिंग, मैं एक
लंबे आदमी को टहलता हुआ देखता हूँ। आई सी अ टॉल मैन वॉकिंग, मैं एक लंबे आदमी को टहलता हुआ देखता हूँ। तो लंबा, छोटा, टॉल, शॉर्ट, रेड, ग्रीन, शॉर्ट, ये जितने भी शब्द हैं जो किसी भी नाउन की अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन सभी शब्दों को हम विशेषण या एडजेक्टिव्स की श्रेणी में रखते हैं। आप चार्ट में भी देख करके इन परिभाषाओं को यदि चाहें तो मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच की एक जो मूलभूत परिभाषा है उसके अर्थ को हृदयंगम करना अनिवार्य है, ताकि जब आप इंग्लिश बोलें या लिखें या किसी के द्वारा बोली गई इंग्लिश को अच्छी तरह से समझने का प्रयोजन रखते हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए, एन और दी। दूसरी चीज मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण पते की बताने वाला हूं। ये तो आप में से बहुतों को पता होगा कि ए और एन इन दोनों का मतलब एक होता है और किसी भी नाउन के पहले लगता है। तो ए कहाँ लगता है? जहां पे अगला शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे अ बॉटल, अ टेबल, अ चेयर, अ कैमरा। तो ये इस तरह से कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले अगर आर्टिकल का ना तो ए लगाएंगे। और अगर उस शब्द की शुरुआत किसी वावल से है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों वावल में से किसी भी एक वावल से शब्द शुरू होता है तो वहां पर हम एन लगाते हैं, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से जो आर्टिकल दी होता है इसके दो उच्चारण हैं। टी एच ई जो आर्टिकल है जिसको हम दी भी कहते हैं और द भी कहते हैं, इसके पीछे भी वही व्याख्या है। अगर कोई शब्द वावल से शुरू होता है या वावल की साउंड से शुरू होता है वहां पर हम दी कहेंगे, जैसे दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एग, दी इंजन। तो हमने देखिए वावल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले दी लगाया। और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू है तो हम वहां दी न कह के क्या कहेंगे? द। जैसे द बॉटल, द चेयर, द टेबल, द कैमरा, द फील्ड। इस तरह से आपको ये समझना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण एशिया में इस तथ्य से बहुत कम लोग अवगत हैं कि दी और द में क्या फर्क है और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग है। इसी के साथ एक और तथ्य वो ये कि बहुत से ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनकी साउंड वावल वाली है, जैसे आवर। अब आवर एच से शुरू होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच का जो उच्चारण है, इसकी साउंड है, वो स्वरात्मक है, यानी वावल जैसी है। तो हावर न कह के हम इसको आवर कहते हैं। तो आवर के पहले हम एन लगाएंगे और आवर के पहले अगर टी एच ई है तो वहां पे इसको हम दी आवर कहेंगे, द आवर नहीं कहेंगे। ये ऐसे तथ्य मैंने आपको बताए हैं जो बिरले ही लोग जानते हैं और अमूमन पुस्तकों में भी ये ज्ञान बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो आर्टिकल्स को विशेष तौर से समझ लें। जब भी किसी वाक्य में हम आर्टिकल प्रयोग करते हैं तो इन नियमों का, इन परंपराओं का ध्यान रखें। और जब भी कोई वाक्य प्लूरल से शुरू होता है तो वहां पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग न करें तो बेहतर होता है। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो हम द चिल्ड्रन न कहें, केवल चिल्ड्रन। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दी या द लगाने का चलन नहीं है। अब आते हैं एडवर्ब पे। जैसा ही कि इसकी नाम से ही पता लगता है कि एडवर्ब यानी वर्ब में जो क्वालिटी ऐड कर दे, अर्थात किसी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाला, नाम से ही जाहिर है। जैसे प्लीज वॉक फास्ट, कृपया तेज चलें। तो वॉक कैसे करना है? फास्ट। कभी कभी कहते हैं हे वॉक स्लोली। अब स्लोली अमूमन एडवर्ब्स में ly भी प्रत्यय के रूप में जुड़ा होता है, सफिक्स के रूप में। अर्थात जिन शब्दों के अंत में एज ए सफिक्स प्रत्यय के रूप में ly जुड़ा हो या डबल ly जुड़ा हो, वो एडवर्ब ही होता है, क्योंकि वो अपने से पहले आने वाली क्रिया की विशेषता बताता है कि वो एक्शन यानी क्रिया किस प्रकार से की जा रही है।
ये एडवर्ब है। बहुत ज़्यादा आपको विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को अगर विस्तार में जाने की आवश्यकता हो तो मैं अलग से आपको चार्ट्स भेज सकता हूँ, जिनको वास्तव में बिल्कुल डीप ग्रामर में जाना है। लेकिन इंग्लिश में प्रॉपरली डायलॉग करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको बहुत गहन व्याकरण के पहलुओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स का ज्ञान परम आवश्यक है। अब आते हैं प्रीपोजिशन। पहले आप देखें, शब्दों को सिंथेसाइज कर लें, संधि विच्छेद कर लें। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पूर्व और पोजीशन का मतलब स्थिति, तो इसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। तो संबंध स्थापित करने के लिए, किन्हीं दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो प्रीपोजिशन है। बहुतों को आप में से ये पता भी होगा कि इन, एट, फ्रॉम, विद, सिंस, टू, ये सब प्रीपोजिशन। ऑन, अपॉन, इन, इनटू। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो चिल्ड्रन और फील्ड का संबंध बताने वाला शब्द क्या है कि इन, यानी मैदान में खेल रहे हैं। अब हम कहें कि ओके, ही इज सिटिंग इन द चेयर, वो कुर्सी में बैठा है। कहीं कहीं हिंदी और इंग्लिश के प्रीपोजिशंस में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कि हमने हिंदी में कहा अरे भाई वो कुर्सी पर बैठा है, और इंग्लिश में हम कह रहे हैं कि ही इज सिटिंग इन द चेयर। तो इन और ऑन और अपॉन, इन और इनटू, इनके प्रयोग के अलग अलग छोटे छोटे नियम हैं जो मैं आगे के एपिसोड में आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई करूंगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताने की आवश्यकता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध को बताने वाले ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे मैंने बताया ऑन, एट, फ्रॉम, विद, सिंस, ये सब प्रीपोजिशन है और इनका समुचित प्रयोग हम लोगों को सीखना बहुत आवश्यक है, ताकि जब हम बोलें या लिखें तो उसमें हमसे कोई मिस्टेक ना हो। अब आते हैं कंजंक्शन पर। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, आप लोग जंक्शन शब्द से परिचित होंगे। जंक्शन का मतलब दो स्थानों का मिलन बिंदु। कंजंक्शन का मतलब संयोजक, ऐसा शब्द जो दो शब्दों अथवा दो उपवाक्यों को, क्लॉजेस को जोड़े। जैसे एंड, बट, बिकॉज, एज, वगैरह वगैरह। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक डिटेल्ड सेशन हम आने वाले एपिसोड में भी कर सकते हैं। फिलहाल आप कंजंक्शन को यूं ही संक्षेप में समझ लें। अब डिस्कस करते हैं इंटरजेक्शन को। ये बहुत ही आसान पार्ट ऑफ स्पीच है। मानवीय संवेदनाओं, हर्ष, विषाद, शोक, आश्चर्य को अभिव्यक्त करने के लिए जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वो सब इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे वाव, दिस इज ग्रेट। तो वाव क्या है? आश्चर्यजनक, यानी एक प्लेजेंट सरप्राइज वाला शब्द है। और हिप हिप हुर्रे, ही passed his examination, तो हिप हिप हुर्रे इंटरजेक्शन हो गया। अलास, he passed away, तो अलास शोक यानी ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहा है, तो अलास यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया। इस प्रकार से हमने आज इस एपिसोड नंबर 7 में आपके सामने 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए। इनमें से कोई भी बिंदु अगर आपको समझने में कठिनाई हो तो हमको कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न करें, मुझे फ़ोन कर लें, व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़ें और इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको व्यू करें, देखें, इसका अधिकतम प्रचार प्रसार करें। चाहे आप विद्यार्थी हों अथवा कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले व्यक्ति हों, आप इस चैनल का अधिकाधिक प्रचार करें। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब तक के मेरे सारे एपिसोड आपकी कसौटी पर खरे उतर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।